यूपी से जुड़ी सियासत के साथ, क्योंकि अघोषित तौर पर मानकर चलिए कि प्रियंका ने यूपी में सीएम कैंडिडेट खुद को माना है। आज एक बार प्रियंका से सवाल पूछा गया, कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इस पर प्रियंका ने दागा उल्टा सवाल और कहा कि कोई और चेहरा दिखाई दे रहा है क्या। प्रियंका के इस जवाब ने साफ संकेत दे दिए हैं, प्रियंका गांधी ही है यूपी में कांग्रेस का चेहरा। आज यूपी में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों इस दौरान मैनिफेस्टो जारी करने के वक्त मौजूद रहे और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अत्यंत रोचक दौर में है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में डगमगाने लगा है गठबंधन। सिवाल खास सीट सपा के खाते में जाने से जाट समुदाय नाराज हो गया है। दरअसल लोकसभा क्षेत्र बागपत में शामिल होने से जाटों का भावनात्मक लगाव है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का लोकसभा क्षेत्र था बागपत और इस सीट पर सपा ने गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बना दिया है। 2017 में चुनाव से ठीक पहले टूट गया था सपा और रालोद का गठबंधन। एक बार फिर से जयंत और अखिलेश ये साथ नजर आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर से दरार की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि यहां से रालोद चाह रही थी कि जाट उम्मीदवार को घोषित किया जाए और सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। में सिवाल खास सीट को लेकर सपा और रालोद में खींचतान लगातार शुरू हो चुकी है। दरअसल बागपत लोकसभा क्षेत्र में आती है सिवाल खास विधानसभा सीट। सिवाल खास सीट से रालोद उम्मीदवार चाहते थे यहां के जाट और सपा ने सिवाल खास सीट से गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया है। गुलाम मोहम्मद को टिकट मिलने से रालोद के कई नेता नाराज हो गए हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स में उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य का आकलन। उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा सत्ता नहीं संभाली है। 1952 से अब तक कोई नेता दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा, यानी कि सीधे लगातार 2 टर्म के अंदर। 1990 के दशक के बाद कम से कम 15 वर्ष तो उत्तर प्रदेश में खंडित जनादेश रहा, यानी कि पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार को मिला ही नहीं। 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला, 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला, 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। यानी कि कहा जा सकता है कि बीते 15 सालों से लगातार यूपी की जनता एक तरफा बहुमत दे रही है, यानी कि 2007 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत मिला है। अब 2022 के लिए तैयारी हो रही है। इस बार लग रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि हकीकत यह भी है कि बसपा और कांग्रेस मैदान में है, लेकिन उनका जनाधार लगातार सिमटा है, या फिर कहें कि सपा और बीजेपी का विस्तार तेजी से बढ़ा है। इस बार बीजेपी को सपा से मिलने वाली है सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने सीधी टक्कर। अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मानिए 1952 से जो एक परंपरा यूपी में चली आ रही है वो टूट जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता दिखाई देगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टुडे का द्विवार्षिक सर्वे, यानी कि 2 साल का सर्वे आया है। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, इसको लेकर वोटिंग कराई गई और जो इसका परिणाम आया उसके मुताबिक देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब इसका यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, वोटर्स को कितना प्रभावित करेगा, कहना मुश्किल, लेकिन यह सर्वे बताता है कि देश के वर्तमान मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा पसंद किए गए बतौर मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। चौथे नंबर पर तमिलनाडु के स्टालिन हैं। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, जबकि 6ठे नंबर पर आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, 7वें नंबर पर ओडिशा के नवीन पटनायक और 8वें नंबर पर बिहार के नीतीश कुमार आए हैं। और कहा जा सकता है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस के हुए हरक सिंह रावत।
आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीते कुछ दिनों से हरक सिंह लगातार कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। आज न सिर्फ हरक सिंह बल्कि उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई और जैसे ही अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हुई, लैंसडाउन से अनुकृति को टिकट देने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस उन्हें लैंसडाउन से टिकट दे सकती है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरक सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मैंने टिकट की कोई शर्त नहीं रखी। हालांकि हर कोई नेता इसी तरीके की बयानबाजी देते हैं कि बिना शर्त के वो पार्टी की विचारधारा के हिसाब से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई माफीनामा नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में आने और ना आने के बीच में हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, उसमें माफी एक बड़ा शब्द था। हरक सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले यहां तक कहा था कि हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं, उनसे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में कोई माफीनामा नहीं होता। इस बयान के उत्तराखंड की सियासत में अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आउटलुक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंटरव्यू। राज्यों को कर्ज की तरफ धकेल रहा केंद्र। 7 साल पहले देश में गुजरात मॉडल की चर्चा थी। बात हो रही है 2014 के चुनाव से पहले। यह कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार अगर आएगी तो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि गुजरात मॉडल की जो चर्चा थी उसने गरीबों को और गरीब कर दिया और अमीरों को और ज्यादा अमीर कर दिया। हालांकि आंकड़े भी कुछ इस तरीके की गवाही देते हैं कि देश की कुल जो आमदनी है या कहें कि कुल पैसा वो चंद लोगों के हाथों में आकर सिमट गया। इस समय उसी मॉडल पर चल रहा है उत्तर प्रदेश। गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है हमारा मॉडल। लेकिन क्या गुजरात मॉडल यूपी में सक्सेस होगा और क्या वाकई में यूपी उस तरफ चल रही है? आउटलुक में इसके संकेत दिए। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। दरअसल 1 फरवरी को देश का आम बजट आना है। हर सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर किसानों को उम्मीदें हैं, क्योंकि 2022 में आय दोगुनी करने की बात की गई थी। तो क्या इस बार का बजट कृषि आधारित होने वाला है? बेरोजगारों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते 2 साल में रोजगार छिना है और बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। तो क्या इस बार का बजट रोजगार को समर्पित रहेगा? महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, उद्योगों के सुदृढ़ीकरण, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। तो सवाल यही कि इस बार का बजट किस सेक्टर को कितने सौगात देगा। लेकिन उससे पहले 3 बजे 31 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये उस दिन पता चलेगा। लेकिन हाँ, इससे बजट पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहा जा सकता है ना के बराबर, क्योंकि बजट तैयार हो चुका है, उसकी कॉपियां छप रही होंगी और उसके बाद 1 फरवरी को यानी कि 3 बजे बैठक होगी। अगले दिन सुबह बजट पेश होगा। उसको लेकर मुमकिन है बीजेपी रणनीति तैयार करेगी। अक्सर अपने अनूठे कार्यों से चर्चा में रहते प्रद्युम्न सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के विश्वस्त मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी सार्वजनिक शौचालय साफ करते नजर आते हैं, कभी झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, कभी व्यस्त सड़कों से मवेशियों को हटाते हुए ऊर्जा मंत्री नजर आते हैं। हमेशा ऊर्जा में नजर आते हैं। पिछले दोनों ग्वालियर में सानिया बाजार की जगह बदली गई। इससे नाराज महिला खड़ी हो गई मंत्री को थप्पड़ मारने के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने महिला के आगे गाल कर दिया। महिला से थप्पड़ खाने के बाद सुनी बात, फिर बनाई योजना। ग्वालियर में बाजार की जगह बदलने पर विचार करने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई में एक नेता ऐसा कर सकता है? मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ऐसा कर रहे हैं। अब इसके कितने साइड इफेक्ट होंगे और कितना इसको फायदा जनता को मिलेगा कहना मुश्किल। लेकिन आज के दौर में एक नेता अगर जनता से पहले थप्पड़ खाए और फिर बात सुने तो लगता है कि बात पर विचार भी किया जाएगा और परिणाम भी आएगा।
इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच पीएम मोदी का ऐलान, कहा कि 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का अनावरण होगा। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा होगा, ग्रेनाइट से बनी नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैं नेताजी की जयंती को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा और इसको लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि यहां से ज्योति को वॉर मेमोरियल तक पहुंचाया गया और कांग्रेस इसको शहीदों का अपमान कह रही है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड अलग, वो यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की मूर्ति लगाने वाली है। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदल दी गई है। मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में लगाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए ले जाया गया वॉर मेमोरियल। अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वॉर मेमोरियल पर ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जलाया गया है और अब दो जो अलग अलग शहादत को समर्पित ज्योति थी उनको एक कर दिया गया है। द वीक में अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया का इंटरव्यू छपा है। वो लिखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के निजीकरण का कोई विकल्प नहीं है। अगर कुछ और सुधार किए जाएं, व्यापार को खोला जाए, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों का निजीकरण किया जाए तो हम हासिल कर सकते हैं 9 से 10% तक आर्थिक वृद्धि दर। इस समय रिकवरी के दौर में है डेवलपिंग इकोनॉमी और इस हिसाब से इसमें अगर इस तरीके की बूस्टर डोज डाल दी जाएगी तो ये और तेजी से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं आईएएस अफसर और उनकी सेंट्रल पोस्टिंग की। प्रतिनियुक्ति के नियम बदलना चाहती केंद्र सरकार। फिलहाल कैसे होती है आईएएस अफसरों की नियुक्ति, इसको जरा समझने की जरूरत है। अफसरों के प्रतिनियुक्ति में केंद्र और राज्य में क्यों रहता है विवाद, ये भी बड़ा सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस में सवाल जवाब के रूप में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल आईएएस कैडर रूल 1954 में मई 1969 में जोड़ी गई धारा 6(1) राज्य के आईएएस के नियमानुसार केंद्र और अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति से जुड़ा ये संशोधन किया गया। 1 जनवरी 2021 को पूरे देश में थे करीब 5200 आईएएस अधिकारी। इनमें प्रतिनियुक्ति पर थे 458 आईएएस अफसर। प्रतिनियुक्ति के नियम 6(1) को बदलना चाहती है सरकार। दरअसल आईएएस की प्रतिनियुक्ति में राज्य का दखल नहीं चाहती केंद्र सरकार और उस पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहती। चीनी सेना पर अरुणाचल प्रदेश के लड़के के अपहरण का आरोप है। आखिरी बार 18 जनवरी को देखा गया 17 साल का मीरम तानोर के पिता ओपेंग तारोन का आरोप है कि चीनी उनके बेटे को उठाकर ले गई। ओपेंग तारोन की 5 संतानों में से एक मीरम तारोन लापता चल रहा है। चीनी सीमा के पास अपर सियांग गांव में तारोन परिवार रहता है। मंगलवार को जंगल में जड़ी बूटी लेने गया था और तब से ही तारोन लापता चल रहा है। ओपेंग के परिवार ने तुतिंग पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस पूरे प्रकरण में चीन का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में घुसपैठ हुई, इस इलाके में पीएलए का कंट्रोल है।